ब्लड दो हिस्सों पर अगर हम मुश्तमिल उसको कहते हैं, एक हिस्सा सेल्स हो गए, दूसरा हिस्सा लिक्विड हो गया। लिक्विड को हमने नाम दिया प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में से अगर हम एक चीज़ निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो कहलाएगा सीरम। शुगर आप टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी उसके अंदर मौजूद होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रेटिनाइन भी होता है। मतलब सीरम में हर चीज़, जितने भी आपकी बायोकेमिस्ट्री है ब्लड की, वो सारी की सारी सीरम के अंदर मौजूद होती है। लैब वाले ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग ट्यूब्स में उसको डालते हैं। CBC किया जाए पेशेंट का, यानी जिसमें हीमोग्लोबिन और RBC WBC वगैरह ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक और ट्यूब होती है जो जेल ट्यूब कहलाती है, उसके अंदर जो है वो येलो कलर का उसका ढक्कन होता है और उसके अंदर वो डाला जाता है ब्लड, जिसमें से हमें सीरम में से चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो उसमें ब्लड के सेल सारे नीचे बैठ जाते हैं। ब्लड रिपोर्ट में TLC चेक किया जाता है। TLC क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हीमोग्लोबिन असल में दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उसमें होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम क्या होता है? आयरन, हीम कहते हैं आयरन को, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन्स हैं। सेल्स जो है ना, जब वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस अटैच हो जाती है ब्लड सेल से, वो ब्लड सेल उसको लेकर वापस आते हैं और वो वापस लंग्स में आते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हमारे गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, यानी ये जो खून बन रहा है हमारे हड्डियों के गुदे में, तो इसको असल में इस कमांड जो देता है वो है आपका इरिथ्रोपोइटिन। गुर्दों के अंदर से जब खून गुजरता है ना, वहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं, वो ये सेंस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है। अगर वो ऑक्सीजन की कमी सेंस कर लेते हैं, यानी हाइपोक्सिया, वो देखते हैं कि हाइपोक्सिया चल रहा है, तो वो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है और उसका असल जो काम है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। यानी अगर किसी के जिस्म में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कम हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज़म, और जब किसी को हाइपोथायरॉयडिज़म होता है तो उसका वेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। विटामिन B12 जो है ना, हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता रहता है, और वो इतनी बड़ी तादाद में स्टोर होता है लिवर में कि अगर 3-4 साल तक जो है ना वो इसकी B12 की एब्जॉर्प्शन ना हो सके, तब जाकर विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो होगा। तो वो डायग्नोसिस हमारा मरीज़ को देखने से ही शुरू हो जाता है कि मरीज़ की देखने से जो चीज़ें अलामात हमें पता चल रही हैं ना, कि हाथों का रंग पीला है, आँखों में अंदर यहाँ पर रंग पीला है उसका, और इसी तरह से आईलिड्स का, और इसी तरह से जो है ना वो आपके चेहरे पे पीलापन नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो आपको बता रहा है कि मुझे चक्कर आते हैं। उसके जिस्म को, यानी उसकी हालत देखकर हमें वैसे ही पता चल जाता है कि उसके जिस्म में खून की कमी है कि नहीं। नॉर्मल सा मरीज़ आया कि सुन्नत पॉइंट कराने के लिए आया और हम उसको बोले भाई पहले टेस्ट करा के आओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसके अमूमन हाथ चेक कर लें, हाथों से कलर से पता चल जाता है। अगर पिंक है तो इसका मतलब है ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन सही है। पूरी हड्डियों का जो बोन मैरो है वो रेड कलर का होता है, और उसके बुलूगत के बाद जो है ना ये फिर कुछ जगहों पर रह जाता है रेड, जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरों में या पसलियों में या स्टर्नम में, और इसी तरह जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं उसमें ज़्यादातर ये इसकी मेन जगह हैं जहाँ पर ये बोन मैरो जो है ना वो इस तरह से, ये देखें किनारों से रेड है और बीच में येलो है। तो ये जो येलो है ना, ये असल में फ़ैट में तब्दील हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन अगर जिस्म में पाई जाए तो उसकी वजह से ESR जो है वो बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन में ये कम भी हो जाता है, जैसे कि अगर एलर्जी है किसी पेशेंट को, उसका ESR हो सकता है कि नॉर्मल से नीचे आए, कम आए। सिकल सेल एनीमिया में भी कम आता है। अगर हीमोग्लोबिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल रेंज होती है ना जैसे 16 तक होती है मर्दों में और ख़वातीन में 15 तक होती है अपर लिमिट, तो अगर ये मर्दों में जो है ना 17-18 तक पहुंच जाए तो फिर ये एक बीमारी है जिसका नाम है पॉलीसाइथीमिया, और ये बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में भी और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी जो है वो बढ़ जाता है ये। फिर इसी तरह से ये बढ़ा हुआ आता है TB के अंदर और हर किस्म के एनीमिया में, सिवाय सिकल सेल एनीमिया के। ये जो ब्लड है ना, ये समझें इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना, जो चट्टानें आ रही हैं ना, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं प्रोटीन्स के, तो वो ब्लड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, वरना ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे चौक हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम बनाया है ब्लड से बाहर, और वो है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और उसी को जो है ना लिम्फ भी कहते हैं, और इस सिस्टम को पूरे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। 4 किस्म के जो आपके ये हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ बन रहे हैं माइलॉइड स्टेम सेल में। कौन कौन से हैं? बेजोफिल्स, उसके नीचे देखें इसिनोफिल्स, और उसके नीचे न्यूट्रोफिल्स, उसके बराबर में मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये टिश्यू मैक्रोफेजेस के प्रीकर्सर्स हैं। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? मदर ऑफ द मैक्रोफेजेस। टिश्यू के अंदर घूम रहा है, टिश्यू का मतलब है गोश्त के अंदर, मसल्स के अंदर घूम रहा है, अंदर सर्कुलेट कर रहा है अंदर जो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे सेल्स जितने भी हैं ना वो एक पानी में डूबे हुए होते हैं। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल खुश जुड़े हुए हैं आपस में, एक पानी सा एक मुस्तकिल उनके इर्द गिर्द मौजूद होता है, और उसके अंदर जो है ना ये हरकत कर रहे होते हैं। ये
और इनका काम क्या होता है, ये भी वही जरासीम को पकड़ के खा जाते हैं। तो ये टिश्यू मैक्रोफेज कहलाते हैं। ये जो बनते हैं ना, असल में इनकी जो वालदा है ना, वो उनका नाम है मोनोसाइट, और वो कहाँ पर मौजूद है, वो ब्लड में, वहाँ से बनकर ये आते हैं और ये आते जाते हैं इसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और बोन मैरो से प्रोड्यूस होकर ब्लड में आते हैं, और वहाँ से फिर ये टिश्यूज़ में आ जाते हैं। तो टिश्यूज़ के अंदर इनका काम होता है मुस्तकिल पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई अजनबी जो है ना वो दाखिल तो नहीं हुआ हमारी सरहदों में। वैक्सीन जो है ना, जो जरासीम के ख़िलाफ़ बनाई जा रही होती है, उसी जरासीम का जहर निकाल के उसको ही जिस्म में दाखिल किया जाता है। तो जिस्म की जो हमारा ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये क्या करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, यानी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं कि जो उसको किल कर देंगी। अब जब असल में कोई आएगा जरासीम, तो फिर वो पहले से उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो हमारी फ़ौज एक तैयार बैठी होगी, और वो उसके आते ही उसके ऊपर झपट पड़ेगी और उसको ख़त्म कर देगी। ये मकसद होता है वैक्सीन का। ऑटो इम्यून का मतलब होता है अपना ही जिस्म का दिफाई निज़ाम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है। तो उसकी एक मिसाल, कॉमन सी मिसाल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि अपने ही जिस्म का दिफाई निज़ाम अपने ही जिस्म के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हमलावर हो जाता है और उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स को रप्चर कर देता है, और वहाँ पर जो है ना वो फिर जॉइंट्स में स्वेलिंग भी होती है, और वहाँ पर यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में आ जाता है पेशेंट। IgE क्या होता है कि ये एलर्जी के अंदर बढ़ जाता है, IgE लेवल एलर्जी में इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे IgA है, ये मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया और वायरस को अटैच होने से रोकता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और IgE जो है ना ये एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी के अंदर एलर्जिक हमें अलामात नज़र आती हैं तो फिर हम उसका IgE लेवल टेस्ट कराते हैं, जो कि नॉर्मली 150 से नीचे होना चाहिए। तो हमारे पास इसके बहुत एक्सट्रीम केसेस आए हैं, और हिजामा से बड़ा अच्छा इलाज है इसका। वेरिकोज़ वेन में यही होता है। हाई हील वाली जो लोग पहनते हैं ना, सैंडल वगैरह, तो उसके नतीजे में उनका मुस्तकिल ये पोजीशन रहती है कि इसमें वेल्व ख़राब हो जाते हैं, खून नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में रगें मोटी मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और वो मोटी होने का मुराद कोई ये नहीं कि वो कोई मजबूत हो जाती हैं, बल्कि वो कमज़ोर हो जाती हैं।